हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए पाठ खंड भाषा के रूप लेकर आई हूँ। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उच्चारित रूप, दूसरा लिखित रूप। इसमें से भाषा के उच्चारित रूप को ही मूल रूप माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा को सबसे पहले मौखिक रूप से ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके विकास के पश्चात ही इसकी लिपि का आविष्कार होता है। अतः जब हम भाषा के रूपों की चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय मौखिक भाषा के विभिन्न रूपों से होता है। प्रत्येक भाषा के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, मूल भाषा। आरंभ में जब मनुष्य ने भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया होगा तब समय वह मनुष्य किसी निश्चित स्थान पर अपने समुदाय के साथ रहता होगा। उस समुदाय में वह जिस भाषा का प्रयोग करता होगा वह उसकी मूल भाषा रही होगी। कालांतर में अधिक जनसंख्या होने अथवा भोजन की खोज में या किन्हीं अन्य कारणों से उन समुदाय के लोग किसी अन्य स्थान पर चले गए होंगे। वे जिस मूल भाषा का प्रयोग करते होंगे उस मूल भाषा में भौगोलिक परिवर्तन, नए पदार्थों की खोज आदि के कारण अनेक परिवर्तन आए होंगे। इस प्रकार कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद उनकी मूल भाषा में इतना अधिक परिवर्तन आया होगा कि अब वह उनकी भाषा मूल भाषा से भिन्न हो चुकी होगी। इस प्रकार मूल भाषा की दूसरी अवस्था और इसी क्रम में तीसरी चौथी अवस्थाएं आई होगी। उदाहरण के लिए भारोपीय परिवार की भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि की मूल भाषा भारोपीय भाषा थी। दूसरा, व्यक्तिगत बोली। यह किसी भी भाषा का लघुत्तम रूप होता है। जिस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक मनुष्य में शारीरिक एवं बौद्धिक परिवर्तन आते रहते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा में भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली उसी भाषा के अन्य लोगों की बोली से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई परिचित व्यक्ति किसी पर्दे के पीछे से हमें कुछ कहता है तब उसकी बोली सुनकर ही उसे पहचान जाते हैं। तीसरा, उपबोली। किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा को उपबोली कहते हैं। प्रत्येक उपबोली की अपनी कुछ विशेषताएं होती है जिसके आधार पर वह अन्य उपबोली से भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए हरियाणा में प्रयुक्त होने वाली हरियाणवी बोली में मेवाती, अम्बालवी आदि अनेक उपबोलियां प्रचलित हैं। चौथा, उपबोली के क्षेत्र की तुलना में बोली का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक होता है और उसे बोलने वाले लोगों की संख्या भी कहीं अधिक होती है। वास्तव में कुछ समान गुणों वाली उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि किसी एक बोली के क्षेत्र में रहने वाले दो लोग उन बोली का प्रयोग कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, फिर भले ही दोनों लोगों की उपबोलियां अलग अलग हों। उदाहरण के लिए हरियाणवी एक बोली है जिसे प्रत्येक हरियाणवी समझ सकता है, फिर उसकी कोई भी उपबोली क्यों न हो। पांचवा, मातृभाषा। वैसे तो मातृभाषा शब्द का अर्थ है माता की भाषा, अर्थात बच्चा अपनी माता का अनुकरण करके जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, परंतु आज इसे मातृभाषा का संकुचित अर्थ माना जाता है। व्यापक अर्थ में मातृभाषा वह भाषा है जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने भावों, विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए कभी कभी मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा कह दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई पंजाबी भाषी परिवार गुजरात में बस जाता है तब उस परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए परिवार में प्रयुक्त होने वाली पंजाबी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जा सकता है, परंतु सच्चे अर्थों में गुजराती ही उसकी मातृभाषा कहलाती है, क्योंकि थोड़ा बड़ा होने पर उस बालक को गुजराती भाषा में ही समस्त कार्य व्यापार करने होंगे। इस प्रकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग आदि के लोगों की मातृभाषा हिंदी ही मानी जाती है।
छठा, संपर्क भाषा। दो भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय के लिए जिस अन्य भाषा का प्रयोग होता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसे अवसर पर यह तीसरी भाषा ही दोनों भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करती है। उदाहरण के लिए तमिल भाषी व्यक्ति जो हिंदी भाषा के अपरिचित हैं और हिंदी भाषी व्यक्ति जो तमिल भाषा से अपरिचित हैं के बीच यदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है तब ऐसी स्थिति में अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास हो रहा है, भौगोलिक दूरियां समाप्त हो रही है, वैसे वैसे संपर्क भाषा का महत्व बढ़ रहा है। संपर्क भाषा की आवश्यकता उस देश में भी पड़ सकती है जहां अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सातवां, राष्ट्रभाषा। पूरे देश में जब एक ही भाषा का प्रयोग प्रचलन होता है तब उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसे राष्ट्र में प्रायः सभी सरकारी कामकाज भी राष्ट्रभाषा में ही होते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा ही राष्ट्रभाषा है और वही मातृभाषा भी है। सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा धरोहर होती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु इनमें से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसे संस्था की स्थापना की गई है, परंतु राजनीतिक कारणों से आज भी हम एक राष्ट्रभाषा से वंचित हैं। आठवां, राजभाषा। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें उस राष्ट्र का सरकारी कामकाज होता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में वहाँ की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, परंतु भारत में बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के अभाव में राजभाषा की अवधारणा प्रचलित है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भले ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया है, परंतु व्यवहारिक रूप से आज भी अंग्रेजी ही राजभाषा के पद पर आसीन है। नमा, माध्यम भाषा। ज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विचारों, अनुभव आदि के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम भाषा कहा जाता है। जिन देशों में राष्ट्रभाषा को स्वीकार किया गया है उन देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा और माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक समक्ष वो सशक्त माध्यम भाषा ही आवश्यक होती है। भारत में पिछले 2-3 दशकों से हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है, फिर भी विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा ही माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। 10वां, मानक भाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानते हैं और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब किसी बड़े भूभाग पर प्रचलित बोली को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समर्थन प्राप्त हो जाता है तब उसमें एक रूपता लाकर उसकी मानक रूप निर्धारित कर दिया जाता है और वह मानक रूप ही मानक भाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली को जब स्वतंत्रता पूर्व काल में राजनीतिक, सामाजिक समर्थन मिला तब उसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया गया और उसके मानक रूप को हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त भाषा के कुछ अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे संचार भाषा, रेडियो, टेलीविज़न आदि जनसंचार माध्यम में प्रयुक्त होने वाली भाषा। विशिष्ट भाषा,
व्यवसाय या कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व देश के बीच संबंधों में प्रयुक्त होने वाली भाषा आदि। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस देश में एक ही मातृभाषा जैसे जापान में जापानी भाषा है, उस देश में राष्ट्र भाषा, राजभाषा, संचार भाषा के रूप में वही भाषा प्रयुक्त होती है।